एक जालिम है, उसके लिए जुल्म की कोई इंतहा नहीं। उसके लिए ताकत और ताकत के नशे में आदमियों की लाशें बिछा देने में उसे मजा मिलता है। और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसने गैरत, हिमायत, खुददारी, बिरादरी की बातों की सेल लगा रखी है। एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा खुलासा आज अड़ी में होगा। सुमित अपनी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। वो खबर जो आपको कुछ देर के लिए जड़ कर देगी, आपकी धड़कनें रोक देगी, सांसें थाम देगी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। एक उइगर मुसलमानों को भेड़ बकरियों से भी बदतर रखता है, तो दूसरी तरफ वो जो कही हुई खुद की बातों से मुकरता है, खुद को मुसलमानों को का हिमायती बताकर मासूमों का खून बहाता है और दूसरे देश के हिस्से को अपना बताता है। कहीं गैर मुल्क में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म तो छोड़िए, अपने देश के हम मजहब लोगों को कुछ रुपयों के लिए गिरवी कर देता है। जालिम से बदलाव की कोई उम्मीद मत रखिए, पर अपनी तैयारी रखिए। अड़ी शुरू करें उससे पहले मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान कर्नल आरएसएन सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक, और शोएब जमई हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से इस चर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं, पत्रकार हैं वहां के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दिखा देता हूं। चीन में उइगर पर अत्याचार को लेकर खुलासा। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का दावा, उइगरों को बनाया जा रहा है हान नहीं बनने वालों की कर रहे हैं नसबंदी। जबरन काम, फोर्स लेबर बना रहा है उनको चीनी प्रशासन। बड़े बड़े ब्रांड्स का सामान बनवाया जाता है उनसे, वॉशरूम तक में रखी जाती है निगाह। सामान वो बनवाया जाता है जो शोरूमों में पहुंचता है दुनिया भर के, और उन उइगरों के वॉशरूमों तक पर उनकी निगहबानी होती है। यह देखा जाता है कि कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो चीन के शी जिनपिंग की अंधी महत्वाकांक्षा के आड़े आने वाला हो। उइगर मुसलमानों पर यह अत्याचार और इसको लेकर बेहद बड़ा खुलासा, 50 पन्नों की ये रिपोर्ट। सुमित उस पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं ये बातें। जरा इन्हें सुनिए, जरा इन्हें सुनिए। इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हमसे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, और अगर इस दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते तो हमारे इंसान होने पर लानत है। जरा सुनिए, देखिए, ये दर्द सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहा क्या जा रहा है, यहां क्या कहा जा रहा है और यहां क्या कहा जा रहा है। उसके बाद मैं सुमित को बुलाता हूं। Hazır mende de 10 жин жоқ, қалада жаным дәрің бақ отырмын, квартирада отырмын, ағаң болса кіріп кетті. Дедім оған, 3 бала жылайды ғой, мына үлкен қыз жылайды ғой, екінші қыз жылайды, сен кетсең біз қайсы достың үйде қаңғырып жүреміз. Аң ақыр қытымлық, аяллық немеміздің түгеп кетілгендек ашта есиятта айлақ еді. Болды біз түгештік, біз бұндекен баллық боламаймыз деген геп. Çünkü o bir әзайыңызы кесіп әвітеді деген геп дәмде жоқ о нәрсе. एक मां का दर्द समझिए जिसके अब और संतान उत्पत्ति के अधिकार को उससे छीन लिया गया। वो कह रही है कि उसके अंग समाप्त कर दिए गए हैं जिनके जरिए वो कभी मां बन सकती थी। दूसरी तरफ इस दर्द को महसूस कीजिए जहां एक 2 बेटियों के बाप को यह कहकर ले जाया जाता है कि तुम्हारा रीइंडक्शन होगा, तुम्हारे ख्यालात वैसे किए जाएंगे जैसे होने चाहिए। उसके ख्यालात क्या होने चाहिए ये शी जिनपिंग और उनके कारिंदे तय करेंगे। और ये औरत बता रही है कि उसके बाद वो लोग जो पकड़ने आए थे उन्होंने हमारी फरियाद भी नहीं सुनी, ये तक नहीं सुना कि ये 2 बेटियां हमारी हैं, कहां रहेंगी। वो पकड़ कर ले गए कहां, जिसे वो रीइंडक्शन कैंप कहते हैं, जिसे वो वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। लेकिन असल में वहां पर क्या चल रहा है ये अब आपको बताएंगे। इन चेहरों का दर्द महसूस कीजिए वो दर्द जो जिनजियांग में रह रहे 1 करोड़ के आसपास मुसलमान महसूस कर रहे होंगे, जिनकी तादाद कहीं ज्यादा होती थी, लेकिन नसबंदी करके, उनका जेनोसाइड करके, उनकी सामूहिक हत्याएं करके उनका खात्मा कर दिया गया है। और अब बस चंद बचे हैं। पहले 6% हान होते थे, वो 37% हो गए हैं 1949 से लेकर जो आखिरी जनगणना हुई थी वहां तक। और अब जो पहले करीब 40% होते थे वो 5% के आसपास बचे हैं। मैं उइगर मुसलमानों की, कजाक मुसलमानों की बात कर रहा हूं। इमरान का यार मुसलमानों पर अत्याचार, इमरान का यार मुसलमानों पर क्या अत्याचार कर रहा है आज वो देखेंगे। सुमित मेरे साथ यहां मुझको ज्वाइन करेंगे। सुमित आ जाएं आप। और क्या हो रहा है यहां पर देखें, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस दर्द को सहा है, ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है। ये देखिए, ये प्रोटेस्ट जो लगातार चल रहे हैं,
चाइना स्नैचिंग रिलीजियस फ्रीडम। और यह भी हमको सुनने को मिला है कि यूनाइटेड नेशंस में जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने इसका पुरजोर विरोध किया है। यह भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऐसा कह देने भर से ऐसा होता है क्या? वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो चाइना से अपना सामान बनवा कर बुलवा रहे हैं, क्या उन्हें मालूम है? मसलन जूते बनाने वाले एक बड़े ब्रांड का नाम मैं ले रहा हूं, वहां के कंसंट्रेशन कैंप में रखकर उन्हें फोर्स लेबर बनाकर नसबंदी करके उनसे जूते बनवाए जाते हैं और बड़े ब्रांड्स के शोरूम तक पहुंचाए जाते हैं। ये जुल्म की ऐसी दास्तान है जो सुनने के बाद कुछ देर तक आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वहीं ऐसा हो रहा है। जरा देखिए इमरान का यार मुसलमानों पर क्या अत्याचार कर रहा है। वो है शिनजियांग। जरा इसको समझाइए। ये जो उत्तर पश्चिमी राज्य है, जो असल में छीन कर लिया गया राज्य है, टर्की से छीन कर लिया गया राज्य है, ये असल में क्यों टर्की को दर्द नहीं देता? शेल्टर तो देता है वो इधर मुसलमानों को, लेकिन टर्की, पाकिस्तान, इनको वैसा दर्द क्यों नहीं होता जैसा होना चाहिए मुसलमानों के नाम पर? देखिए दिनेश, ये है बीजिंग और बीजिंग से बहुत दूर है शिनजियांग, यानी वो इलाका जो तिब्बत के बहुत पास है। और ये इलाका, क्यों हम इस इलाके की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी जो मिनॉरिटीज है उसका इलाका। और आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि अत्याचार करने की सिलसिला, इस रिपोर्ट में कई पहलू हैं, कई चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे फोर्स अबॉर्शन कराए जाते हैं, कैसे फोर्स इनको रोका जाता है। बात मैं जोड़ देता हूं। ये जो दिखा रहे हैं यहां पर शिनजियांग, असल में ये जबरन खींचा हुआ, जबरन अपने कब्जे में लिया हुआ ये प्रोविंस है। और इसमें अब अलग परफेक्चर बनाए गए हैं, काउंटी बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक का नाम आप सुनते हैं अक्सर, जिसको काशगर कहा जाता है। उसे इसने अपने यहां काशी नाम भी दे रखा है। हो सकता है आने वाले दिनों में सुविधा के हिसाब से ये भी कहने लगे कि अयोध्या जैसे वहां नहीं नेपाल में है, वैसे काशी हिंदुस्तान में नहीं, असल में चीन में। लेकिन यहां पर कहां कौन से परफेक्चर हैं, उसमें कितने कंसंट्रेशन कैंप्स इस तरह के बने हुए हैं? 10 लाख से ज्यादा बड़ी आबादी है। 10 लाख से ज्यादा बड़ी आबादी। कहा तो यह जाता है कि 20 मिलियन है जिनको यहां पर रखा गया, लेकिन क्या ऐसा है? ये 2 मिलियन के आसपास, माफ कीजिए, ये लोग हैं जिनको रखा गया। ये ऐसा क्यों है? क्यों इसको सिर्फ विरोध तक सीमित रखा गया है? क्यों वहां जाकर आज तक इनके वहां से रिहाई के लिए कुछ नहीं किया गया? अब जरा बताइए आप, यहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स कहां, कितने? ये ग्राफिक्स, अगला ग्राफिक्स लाइए प्लीज। चलिए, सबसे पहले अगर आपने देखे कि कितने 1.2 करोड़ की जनसंख्या है करीबन, पूरी जनसंख्या में से, यानी 2.5 करोड़ में से। और सबसे ज्यादा हम बता रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार किस तरीके से किया जा रहा है। यानी उइगर मुसलमानों की संख्या जो है, अब हान जो आप बता रहे थे खासतौर पे 1949 के अंदर 6% थे दिनेश, सिर्फ 6%, और अब 37%। ये कन्वर्जन, ये हान है। और एक बात मैं आपको बता दूं जल्दी से, जरा इधर आइए। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये है हानों का इलाका, हान चाइना इसको कहा जाता है। मेजॉरिटी यहां पर, अगर आप बीच में से इसको डिवाइड करेंगे तो ये है हान चाइना, जहां के लोग बहुसंख्यक हैं, जहां के लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, जहां के लोग ये कहते हैं कि हम निरीश्वरवादी हैं, हमारा कोई ईश्वर नहीं है, जहां के लोग ये कहते हैं कि हमारे को ही राज करना है, और वो यहां रहने वाले शिनजियांग या कहीं और रहने वाले लोगों को अपने जैसा कर देना चाहते हैं। तिब्बत में भी हानों को घुसेड़ा जा रहा है ताकि वहां डेमोग्राफिक चेंज लाया जा सके। और दिनेश, एक और चीज, शिनजियांग में भी ये तब्दीली लाई जा रही है। दिनेश, एक और चीज, ये कन्वर्जन जो है, ये पॉलिसी तब की है जब से चीन अपने एग्जिस्टेंस में आया था। 1949 से पॉलिसी चल रही है, यानी किस तरीके से कन्वर्जन करना है, अपनी मिलिट्री के ऑफिसर्स को, अपने जवानों को यहां पर भेजना, उनको वहां पर रखना, हान को खासतौर पे। ये कैसे कन्वर्जन, हम बता रहे हैं कि ये पॉलिसी कितनी बढ़िया है। अभी दोबारा अगर आप देखें, कितने संख्या के हिसाब से, बिल्कुल, ये आप देखें, ये आप अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा। अक्सू हो, बोरतला हो, और ये सबसे ज्यादा अगर आप देखें अक्सू के अंदर ये कैंप है। इसके अलावा तुरपन जो इलाका है, या फिर उर्मकी जो इलाका है, ये इलाके वो है। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये है उरुमकी, 24 कंसंट्रेशन कैंप्स। ये है तुरपान में 21 कंसंट्रेशन कैंप्स। यहां सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। देखिए, ये पूरा वो कैद खाना है। खासतौर पे होटन अगर आप देखें, यहां पर एयरबेसेस भी बना रखे हैं। और ये पूरे इलाके के अंदर हम लगातार जो बता रहे हैं, दरअसल इसको नाम क्या दिया गया? री एजुकेशन कैंप, यानी लगातार, बिल्कुल वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप। लेकिन स्किल डेवलपमेंट कैंप नहीं, ये कैद खाने हैं जिनके अंदर इनको रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप ना सिर्फ अपना मजहब बदलिए, बल्कि आप स्टेट की जो पॉलिसी है। जानकारी में कुछ चीजें और जोड़ता हूं जो मैं कह रहा था आपको। ये दिखाई दे रहा है, देखिए, उसने काशी भी बुलाता है उसको, काशगर है ये, काशगर को काशी बुलाने का भी चलन है। यहां पर देख रहे हैं आप होतन परफेक्चर, ये है गुमा काउंटी या होतन परफेक्चर, जहां उसने अपने एयर बेसेस बना रखे हैं, और ये अक्साई चीन से बेहद करीब है। आगे चलिए। और दूसरा, अगर आप बता रहे थे, मैं आपको बताऊं कि करीब अगर आप देखें कि 80,000 2017 से 2019 के बीच
80,000 यहाँ से लेबर चुपचाप यहाँ से ले गई चीन के अलग इलाकों में, यानी यहाँ पर दूसरे इलाकों के अंदर। सुमित की यहाँ पर इन तमाम जगहों पर इन तमाम जो परफेक्चर्स हैं उन लोगों ने अपने यहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स के लिए ऑर्डर किए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पेपर स्प्रे है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हथकड़ियां हैं, बहुत बड़ी तादाद में बेटन्स हैं, बेटन के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स लपेटे हुए है। लगातार इंटरनेशनल एजेंसीज इसको लेकर विरोध करती आई है कि कैसे इन कैंप्स में इनको रखा जाता और इसकी रिपोर्ट नहीं करने दिया जाती। और यही वजह है कि जब चीन के बारे में, यहाँ कर उइगर मुसलमानों के बारे में सामने आया तो चीन ने उसको डाइवर्ट कर दिया। और यही वजह हम बता रहे हैं कि लगातार आप जो इलाके बता रहे हैं ना कि उर्मुकी हो गया, तुर्पक हो गया और खासतौर पर होटन, इन इलाकों के अंदर खासतौर पर उनको फोर्सली कहा जाता है कि आप अपने रिलीजियस को कन्वर्ट करें। और आपको तो एक बात और बता दें, वहां अगर आप जाएंगे, वो तस्वीर तो हमारे पास नहीं, लेकिन मैं आपको मौखिक रूप से बताता हूं, वहां जाते हुए अगर आप देखेंगे तो ऊपर बोर्ड्स में लिखा हुआ है इससे बेहतर कोई जगह नहीं। मतलब वहां, और एक बात आपको और बता दूं, पाकिस्तान से, टर्की से, दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां से खास चुने हुए पत्रकारों को इन जगहों पर घुमाने के लिए ले जाया जाता है और उनसे यह रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है कि यहां तो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है, यहां तो स्किल इंपार्ट की जा रही है, यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। आइए इसको लेकर मैं बातचीत करने के लिए चलता हूं। ये मेरी ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मुझे दे दीजिए आप, और मैं इसको लेकर जरा चलता हूं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले अशोक सज्जनहार साहब के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम खबर है। यूके ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने, यूनाइटेड नेशंस में इसकी सख्त मजम्मत की है, लेकिन इतना काफी है क्या सज्जनहार साहब? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। देखिए, उन्होंने बातें तो बहुत की हैं, परंतु इसको जिसे कहा जाता है ना वॉक द टॉक, और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई अमल नहीं किया गया। परंतु देखिए दिनेश, हमको एक और चीज भी याद रखनी होगी, जो अभी कुछ समय पहले जब यहाँ पर आप बता रहे हैं चीन कहता है एजुकेशन सेंटर है, असल में वो है कंसंट्रेशन कैंप। आपने जो तस्वीरें भी दिखाई थी, जो उनको कितनी यातना दी जा रही है, कितनी प्रताड़ना दी जा रही है। तो करीब 22 वेस्टर्न देश थे, पश्चिमी देशों ने चीन के विरुद्ध एक ये वहां पर रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा जो चीन को इसके बारे में कंडेम करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, परंतु चीन ने 37 देशों को खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, जो चीन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वहां पर ये एजुकेशन सेंटर है, टेररिज्म को दबाने के लिए किया जा रहा है, और उसमें देश थे पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वगैरह, बहुत सारे मुस्लिम देश भी इसमें शामिल थे। तो देखिए, ये सब बात है कॉर्पोरेट ग्रीड की। चीन ने बहुत से ऐसे देशों को खरीद रखा है क्योंकि वहां पर उसने बहुत सा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत पैसा दिया है। तो हमको ये सोच विचार करना पड़ेगा जो इसके बारे में चीन के साथ वो इंसानों को रोबोट बनाना चाहता है। सज्जनहार साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। 6:15 बजे की प्लेट तैयार रखिएगा, आगे हम क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम RSN सिंह साहब के पास चलेंगे। RSN सिंह साहब, इसको नोट इस पर चिंताएं तो प्रकट कर रहे हैं। असल में गाहे बगाहे हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से भी कुछ चिंताएं प्रकट कर देते हैं, लेकिन क्या उनका अपने बिरादरान के लिए चिंताएं यहां समाप्त हो जानी चाहिए क्या RSN सिंह साहब? नहीं, ये तो पूरा डुप्लिसिटी है। 1989 में सलमान रश्दी वाला आपने देखा, चार्ली हेब्डो वाला देखा है, वो डेनमार्क वाला देखा है, खुमैनी को देखा, वो असाद को देखा, उसको ये हुस्नी मुबारक को देखा, ये सब खुल के आते हैं। अभी इनकी सबकी चुप्पी लग गई है। 2019 में यूएन में एक रेजोल्यूशन ये हुआ कि भाई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भेजा जाए जिंगजियांग में, इन्होंने वो कर दिया। और ये जो एर्दोगन आपका ये आजकल ये नया खलीफा जो बन के घूम रहा है, जब ऐसे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्ट्रॉन्ग मैन बनता है, और चाइना का लेके फिर आप जब कंडेम करने की बात आती हो तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तो ये नौटंकी ये चल रही है, इस नौटंकी को देखते जाइए। ये देखिए, चाइना का अभी इन्फ्लुएंस कुछ कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, और वो सोचते हैं कि चाइना एंटीडोट है। जैसे हमारे यहाँ भी मुसलमान ये सोचते हैं कि चाइना एंटीडोट है यहाँ हिंदुस्तान का, वैसे ही वो लोग भी सोचते हैं कि चाइना एंटीडोट है। इसलिए कुछ नहीं तो ये देखिए, आप थोड़ा सा इस्लामिक इतिहास पढ़ लीजिए। 14th सेंचुरी में एक रूलर होता था पर्शिया का, इस्माइल शाह। इस्माइल शाह ने रातों रात पूरे ईरान को सुन्नी से शिया कर दिया, और उसने ये कंपलसरी कर दिया कि सुबह उठते आपको कुछ खलीफों को गाली देना। आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो ये काट देंगे, मार देंगे, ये वाला ये केवल यही चलता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि बेंगलुरु में आग लगाने से जाके छाती पीटो चाइनीज एम्बेसी में जाके।
चलिए अब इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। सिवाज साहब के बाद मैं फौरन बात जा रहा हूं शोएब जमाई के पास और उसके बाद जावेद गफ्फारी के पास जाऊंगा। सिवाज साहब, ये पूरी दुनिया के सामने है कि उसने वो लोग जो उसके साथ अलाइन नहीं होते उसके अपने घर में, उसने उनको रोबोट बना दिया है। उनकी नसबंदी से लेकर उनको मार देने तक जुल्म की जो कल्पनाएं आप कर सकते हैं वो कम है। इसके बाद उन देशों का शांत रहना। अब मसलन मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि टर्की वहां के लोगों को शरण तो देता है, लेकिन चीन का जो विरोध करना चाहिए वो नहीं होता। और बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक जेनोसाइड। जिस प्रकार से चीन एक प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहा है इनको उइगर्स को और उनको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है और एक प्रकार से उनके अंदर नसबंदी करके उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, नास्तिक बना रहा है रिफॉर्मेटिव कैंप में, ये एक बड़ी शर्म की बात है पूरे संसार के लिए। और वो मुसलमान देश जो वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा कि जिस प्रकार से उइगर्स की आज की तारीख में फ्लाइट है चीन के अंदर, वो सारा का सारा रीजन है इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव या कोई ना कोई इकोनॉमिक कारण से उनको चीन से फायदा चाहिए तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। मगर ये एक बड़ी शर्म की बात है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सोच विचार का इशू है, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। सिवाज साहब, मार्के की बात आपने कही है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं अपने दर्शकों को। चीन में मुसलमानों पर यह बहुत बड़ा जुल्म है और उइगरों की नस्ल खत्म करने पर चीन तुला हुआ है। मुस्लिम महिलाओं की जबरन करा रहा है शादी। चीनी समुदाय हान से जबरन हो रही है उइगरों की शादी और आबादी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चीन में सिर्फ 12 लाख उइगर मुसलमान बचे हैं और चीन में हान समुदाय की संख्या 92% हो गई है। जरा एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास मैं जाऊंगा। शोएब, आप तैयार रहिएगा और यह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स देखिए जो अब बिग वॉल पर नमूदार होने वाला है। सीमा पर साजिश कैमरे में कैद हो गई है। सीमा पर वो कौन सी साजिश है जो कैमरे में कैद हुई है, पहले वो देख लीजिए। असल में ये लगातार, सुमित आप आ जाएं प्लीज, हम अभी तक ये चर्चा कर रहे हैं कि जो 3 सेक्टर्स हैं जिसमें चीन के साथ लगती हुई हमारी सीमा बटी हुई है वो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर। अभी तक हम सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर को लेकर ज्यादा चिंतित रहे हैं क्योंकि लद्दाख में तनाव बढ़ता रहा है, लेकिन किस तरीके से सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर पर उसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, सुमित जरा एक्सप्लेन करें। देखिए ये पूरा इलाका अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अरुणाचल, सिक्किम, और ये इलाका शिगास्ते, यानी ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं HALE ड्रोन्स जो है ये ड्रोन्स यहाँ पर तैनात किए गए और ये सैटेलाइट इमेजेस साफ तौर पे बता रही है कि करीबन 5 से 6 ड्रोन्स। और इनका मकसद क्या है दिनेश? इनका मकसद है इन पूरे इलाकों के अंदर, आसपास के इलाकों के अंदर सर्विलेंस करना, ये देखना कि हमारी डिप्लॉयमेंट कितनी है और कहां पर क्या डिप्लॉयमेंट वो आगे बढ़ा सकता है। दिनेश जी, यहाँ पर ये असल में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एयर बेसेस हैं उसमें एनगारी गुंसा, उसके आगे वाला शिगास्ते, उसके बाद लासा और आखिर में उधर निंगची, ये एयर बेसेस हैं जो इधर इस्तेमाल कर सकता है। और शिगात्से में ये तैनाती निश्चित रूप से चिंता की एक बड़ी वजह है। चिंता की वजह भी है और दिनेश ये भी कि चीन लगातार ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, जिसको वो अपना, आप इसको कह सकते हैं कि ये इस पूरे इलाके के अंदर वो अपने कैसे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जरा इस पर मैं बात कर लेता हूं। एक सवाल इस पर पहले मैं लूंगा और उसके बाद जा रहा हूं मैं वापस, क्योंकि उइगरों का मसला बहुत बड़ा है। एक सवाल लेकिन इस पर पहले लेना पड़ेगा। सिवाज साहब, मेरे को यह समझाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम कह रहे थे कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे, उधर से जितना होगा लगभग उतना तो इधर से होगा ही, क्या ईस्टर्न सेक्टर में और सेंट्रल सेक्टर में भी हम ये बात ख्याल रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं दिनेश, ये हमें पूरा विश्वास है कि आपको मालूम होना चाहिए चीन जो है वेस्टर्न सेक्टर में नहीं, जो मिडिल सेक्टर है आपका, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बाराहोटी और हरसिल सेक्टर में चीन की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और इसी को देखते हुए भारत ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। और जो सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां पर चीन ने अपने मीडियम गन लेके आ गया है और छोटे कहीं ना कहीं टैंक भी लेके आया सिक्किम के अंदर, और उसके बाद अपनी उसने हर गुजरते दिन के साथ हम एक फोर्टिफिकेशन डिप्लॉयमेंट की खबर सुनते हैं सर, ये चिंताजनक है। इधर बातचीत की कोशिश और उधर ये। सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि जरा इधर बात पूरी होनी थी उइगरों के संदर्भ में। शोएब जमाई, जो बात कही जा रही है कि कहीं पर तो छाती पीटी जाती है लेकिन कहीं खामोशी, ये क्यों है? ये सुविधा के हिसाब से बिरादरी को देखने की बात क्यों है कई जगहों पर?
नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं तो ये डिप्लोमेसी के हिसाब से तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत कमज़ोर उनकी स्थिति है। भारत तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बहुत मजबूत स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के बुनियाद पर क्यों ना हम ही को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और हम डिप्लोमेटिकली ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से तिब्बत के ऑफ कंट्री प्राइम मिनिस्टर को हमने शरण दे रखा है, उसी तरीके से शिनजियांग को भी घोषित किया जाए कि वहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर मतलब इंडिया में रहें, मतलब शरणार्थी बन करके, और फिर उनको वर्ल्ड डिप्लोमेसी में मुझे लगता है कि चाइना को हम लोग कमज़ोर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बार बार पाकिस्तान से कंपेयर करना कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। भाई, हिंदुस्तान के डिप्लोमेसी और अपनी हैसियत के मुकाबले में पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है। हमको तो यहाँ से कम्पीट करना है चाइना से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने आंदोलन के दौरान ही सीपीएम के एक बड़े नेता से कहा था कि मैडम, क्या आप यहाँ से, हम अगर चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करते हैं तो आप मेरा साथ देंगी? तो वो तो भड़क गई कि आप लोग किस एसोसिएटेड प्रेस ये है हकीकत। खाना यहाँ है, गाना कहीं और की है, ये विचारधारा है। खैर, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अब जावेद गफ्फारी के पास। जावेद गफ्फारी, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, कह सुन हम किसी भी चीज को डिफेंड कर सकते हैं, हमारे में एक खूबी हो सकती है, लेकिन जो हो रहा है वो तो दुनिया को दिख रहा है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी बिल्कुल, आपका यही जो आखिर में बात की है आपने, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आपका यही बात मैं लेके आगे चला जाता हूँ। तो आप क्यों नहीं इस बात के ऊपर लेके जाते कि आप मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी एक प्रोग्राम कर लें और उधर भी जाके एक रिपोर्टिंग कर लें, और जिस तरह बड़ी जबरदस्त आप थोड़ा देखिए ना, मकबूजा कश्मीर में जो बांध बनाने को लेकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको थोड़ा देखिए ना आप। मकबूजा कश्मीर पर आप आ जाते हैं, थोड़ा उइगरों की बात हो रही है, उस पर कर लीजिए ना बात। बाकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, अलग से शो करेंगे। अभी जिस पर सवाल हो रहा है उस पर जवाब दीजिए जावेद गफ्फारी। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जिस तरह आप जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, बड़ा मजा आया। आपका डंडा लेके आप खड़े हुए हैं, इसी तरह आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का नक्शा भी लेके खड़े, और उसका बताएं कि 5 अगस्त 2019 से पहले उसकी स्टेट क्या थी, आज वहां पे स्टेट क्या है। मैंने बलूचिस्तान का मुद्दा अभी आपसे बात की है क्या? मैं बलूचिस्तान पे बात कर रहा हूँ क्या आपसे? मैं जिस पर बात कर रहा हूं उस पर बात कीजिए ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूं उइगर मुसलमानों को लेकर। आप उइगर मुसलमानों को लेकर बताइए, आपके सीने में दर्द है कि नहीं है जावेद गफ्फारी? हमारे बिल्कुल सीने में दर्द है। तो वो दर्द का इजहार कब होगा? पैसे लेकर इजहार होगा, चुप होकर? जहां जहां पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हम हर तरह से रो रहे हैं। आपके यहाँ रोड बनाने के नाम पर चीनी आ रहे हैं, आपके लोगों को मार पीट रहे हैं। आपके यहाँ से औरतें स्मगल की जा रही हैं, चाइना भेजी जा रही हैं। गैरत कहीं तो रखी जाएगी ना जावेद गफ्फारी। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके मुसलमान नजर नहीं आते आपको, सिर्फ चीनी मुसलमान, हमें हर मुसलमान नजर आता है। जहां जहां पे हिंदू की बेटी भी लुटेगी तो हम रोएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाइना आपको पैसे देता है, उसके बारे में बात ना की जाए? हम चाइना के पैसे उस तरह लेते ही नहीं, हम तो कारोबार कर रहे हैं। आप भी तो कारोबार कर रहे थे। नहीं, आप चाइना के संदर्भ में पूछी गई बात को कहीं और मोड़ रहे हैं, क्योंकि वो नमक, ये नमक हलाली कर रहे हैं क्या आप? कल तक तो आप भी चीन के साथ नहीं, नमक हलाली कर रहे हैं क्या आप? अरविंद सिंह साहब, ये नमक है क्या जो ऐसे बोल रहा है? नहीं, इनके पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ इस्लाम तो ये है कि वो उस सांप की तरह है जो अपने बच्चों को खुद खा जाती है। अहमदियाज ने पाकिस्तान बनाया था, आपको मालूम है? जफरुल्लाह खान ने लाहौर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था, आपको मालूम है? अहमदियाज ने एक यूनिट खड़ी की थी, फुकरान फोर्स 47 वॉर में। इतना कुछ करने के बाद उन्हीं को गैर इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया। शियाज का हालत देख लीजिए। तो ये वो उस पाकिस्तान ब्रांड ऑफ इस्लाम वो सांप की तरह है कि अपने बच्चों को कब खा जाए कोई उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इनको किस मुसलमान और उम्मा की आज ये छाती पीट रहे कि कश्मीर पे उम्मा ने हमको साथ नहीं दिया। अरे वो तेल बेचेगा सऊदी अरेबिया कि तुमको कश्मीर पे साथ देगा? बोलिए जावेद गफ्फारी, आप उसको खिलाओगे खाना? बोलिए, जवाब ये कभी सोचा है कि वो तेल बेचेगा ईरान से अपने आप को महफूज करेगा,
कि आपको वो कश्मीर के लिए छाती ठोकेगा। ठीक है सर, तो जवाब आप ले लेते इधर हैं। उधर घूम रहे हो, कभी बोलते हैं हम ओआईसी को बांट देंगे जी, तो कभी मलेशिया में हम आजकल एर्दोगन के फॉलोअर हो जाए। आप वो कहते हैं ना, Got your हमारे यहाँ point, sir. कहावत है Let's have the answer जो also. डगरे में Please, बैगन जो एक होता है ना, second. उस आवाज को तरीके से please, आप हो। आरएसएन सिंह साहब, आपसे गुजारिश है, जवाब ले ले प्लीज। जावेद गफारी। और सिंह साहब सिर्फ बोलना जानते हैं और सुनना नहीं जानते। सिंह साहब को जब मैं बताऊंगा ना कि जब आप बोलिए, आर्मी में थे, बोलिए। तब क्या किया, तब कुछ नहीं किया। सिंह साहब आप सिर्फ बोलने के लिए बैठे हुए हैं। अहमदिया का मसला हो या पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी का मसला हो, हमारा अपना मसला है। आपका इससे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं होना चाहिए। आप क्यों? हमारे मामला में इंटरफेयर ना किया। वो उम्मा का हिस्सा नहीं है, आपका कैसे मसला है? वो उम्मा का हिस्सा नहीं है, जुल्म ही आप लोग आपका कैसे ये है? आपने तो हमसे जमीन इसलिए ली थी कि हम यहाँ पर एक लैंड ऑफ मुस्लिम्स बनाएंगे, तो वो आपका कैसे है? मसला क्यों हो रहा है? मैं अहमदिया यहाँ जलंधर से ये हुए, हमने ये मक्का को हमने 6-6 लाख रुपए उस जमाने में 1576 1577, तो हमने हमारे पैसे से इस्लाम को सींचा गया है। करबला और नजफ का जो हिंदिया कनाल जो जाता है वो हमने बनाया है। आप कौन होते उम्मा की बात करने वाले, और उम्मा से आप कौन होते हैं अहमदिया को निकालने वाले? और इस्लाम आपका कैसे, इस्लाम आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? वो सऊदी अरेबिया की प्रॉपर्टी नहीं, वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, वो चंद पंजाबियों की प्रॉपर्टी हो गई। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? वो अरब की प्रॉपर्टी नहीं, वो चंद पंजाबियों की प्रॉपर्टी हो गई। इस्लाम ये कौन सा ये थ्योरी आप निकाल रहे हैं? कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मुसलमानों के आप ही कह रहे ना, आप सऊदी, आपने अपने आर्मी चीफ को भेजा, आपने आईएसआई चीफ को भेजा उनको समझाने के लिए कि हमारी मदद करो कश्मीर में। उइगर मुसलमानों पर बात करने पर पाकिस्तान ले जाता है बात को कहीं और। उइगर मुसलमानों पर बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि पैसे दे दिए गए हैं चीन की तरफ से। यह है अपने बिरादरों के संबंध में पेन महसूस करना, यह है उनकी तकलीफ महसूस करना। यह अहम खबर देखिए, उसके बाद मैं आगे जाता हूं मेहमानों के पास। उइगर मुसलमानों को मार रहा है चीन पर अब तक सबसे बड़ा आरोप, 4 साल में 80% उइगर गायब हो गए। चीनी प्रशासन का उइगरों पर जुल्म जारी। काशगार, होटन, अक्सू से उइगर पूरी तरह गायब। सुमित, इन जगहों से नामो निशान मिटा दिया गया उइगरों का। बिल्कुल, और ये प्रोसेस लगातार जारी है। 2017 से 2019 के बीच 80,000 से ज्यादा उइगर मुसलमानों को फोर्स लेबर के तौर पर चीन के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। और आप जिस तरीके से बता रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में इनको चीन के डुप्लीकेट माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कहा जाता है कि आप ना सिर्फ अपने धर्म को परिवर्तित कीजिए, बल्कि आप यहाँ पर फोर्स लेबर के तौर पर रहिए। और यही है सच्चाई कि चीन लगातार चुपचाप कितने बड़े मिशन पे लग रहा है। हमने बताया कि किस तरीके से हैन कम्युनिटी को किस तरीके से बढ़ाया गया 6% से 37, और ये प्रोसेस लगातार बहुत बड़ा खुलासा लगातार चल रहा है। सुमित ने ये जो रिपोर्ट आपके सामने रखी है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक खुफिया रिपोर्ट है जो सामने आई है। 40 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारी आपके सामने रखी जा रही है। लेकिन शोएब जमाई, मैं आपके पास आता हूं। जिन जगहों से इस्लाम का नामो निशान मिटाया जा रहा है, क्या उसको लेकर पूरी बिरादरी चिंता में होनी चाहिए? देखिए, और ये इसको इत्तेफाक कहिए या इस समय की हकीकत के समय, इस सवाल के जवाब में हम जब जाना चाह रहे हैं शोएब के पास, तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। शोएब, अगर आपको आवाज आ रही हो, इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इसको सुविधा के हिसाब से देखा जाएगा बिरादरी की तरफ से, या सबको एकजुट होकर देखना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि जो कच्चा चिट्ठा अभी जो चाइना का खुला है वो मेरे साथ मौजूद है। ये मैं इसी को पूरा पढ़ रहा था। ये रिपोर्ट भी है। जरा इनको शोएब जमाई को फुल फ्रेम में दिखाइए, इनकी रिपोर्ट इनके हाथ में जो वो दिखाइए। बताइए शोएब, आप इसको जल्दी से बताइए, क्या है रिपोर्ट में इसमें? देखिए, जिस तरीके से चाइना ने वहां पे लगातार जो बर्थ रेट कम करने का काम किया है, और पूरे चाइना के दूसरे हिस्सों में जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव और स्टरलाइजेशन डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन सिंजियान में ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे यूनाइटेड नेशन पे
यूनाइटेड नेशन इस पर नोट ले रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के नोट ले लेने भर से क्या काम हो जाएगा? एक बार फिर से इसी बात को लेकर मैं चलता हूं सज्जनहार साहब के पास। सज्जनहार साहब, क्या इस समय ये इशू है, लेकिन ये प्रायोरिटी इश्यूज में नहीं हो सकता क्या इस समय, क्योंकि दुनिया में जो दूसरी आग लगी हुई है वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, इस पर इसलिए बात नहीं होगी क्या? या आपको लगता है वो वक्त आ गया है, वो टिपिंग पॉइंट आ गया है कि अब उइगरों को लेकर निर्णायक फैसले होने लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स ने भी इसको लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है? देखिए, मेरे विचार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दिनेश जी, और इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी होनी चाहिए। परंतु इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जैसे आपने कहा, और बहुत जगह पर ऐसे मसले हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे ताइवान हो वगैरह, ऐसे बहुत से मसले हैं जो कि बिल्कुल हार्ड सिक्योरिटी से डील करते हैं जी। दूसरा, ये सभी देश जो सोचते हैं, जैसे आपने भी कहा, सबसे बड़ा रुपया सभी अपना देख रहे हैं जो भाई उनका नफा कहां पर है। आपने देखा होगा, एक अभी इंटरव्यू था कुछ ही दिन पहले महातीर मोहम्मद से, उनसे कहा गया जो भाई आप कश्मीर के बारे में तो बोलते रहते हो, आपको मालूम है उइगुर मुसलमानों के विरुद्ध चीन कैसे कैसे अत्याचार कर रहा है, आप क्यों नहीं बोलते? वो कहते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है, बहुत ही पावरफुल देश है, तो इसीलिए हम उसके विरुद्ध नहीं बोलते हैं। तो देखिए, ये बड़ी भाग्य की विडंबना है। मतलब उसूल कुछ नहीं है, ये देखना है कि कहां से हमारे हित सध रहे हैं, और ये देखना है कि कौन हमारे पर भारी पड़ सकता है आवाज उठाने के एवज में, और लिहाजा वहां पर चुप्पी साध लेनी है। ये अहम खबर बता रहा हूं, उसके बाद जाऊंगा वॉल की तरफ एक अहम खबर और बताने के लिए। तब तक, जब तक मैं वॉल पर जा रहा हूं, जरा ये खबर दिखाइए, ये कितनी अहम खबर। ये ब्रेकिंग न्यूज, उइगर मुसलमानों पर दुनिया भर में गिर गया है चीन। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने लगाई है चीन की क्लास। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के खिलाफ उइगर का मुद्दा उठाया गया है। उइगर मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हो रहा है जुल्म। और अब मैं आ गया हूं यहां बिग वॉल पर, इस इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के साथ। जरा इसको देखिए और उसके बाद ये समझिए कि आने वाले दिनों में कैसे तैयारी हो रही है पूरी दुनिया में, जिसका हिस्सा हिंदुस्तान भी है। कैसे ताकत में इजाफा इसलिए हो रहा है कि वो जिसको ताकत का घमंड हो गया है और वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहा, उसको उसकी औकात में लाया जाए। देखिए यहां चीन अब गिनती क्यों गिन, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या ऐसा होने वाला है? आसमान में हम हिंदुस्तान की ताकत का इजाफा तब बात कर रहे थे जब राफेल हिंदुस्तान आया, इसको और कैसे बढ़ाया जाना है। चीन अब दिन गिन, इधर आपको LAC नजर आ रहा है, इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इधर चीन आपको नजर आ रहा है जिसने S-300 की तैनाती कर दी है। S-300 चाइना ने LAC के करीब तैनात कर दिया है। सुमित इस खबर पर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। सुमित आ जाइए जरा। उधर S-400 उसके पास पहले से है, S-300 की तैनाती हो गई है, और इधर फाल्कन अवाक्स। ये क्या फर्क लाने वाला है ओवरऑल सिनेरियो में? देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें आप अलग अलग, ये इसलिए रखा गया है S-300 क्योंकि आपको याद होगा कि चीन ने पहले ही S-400 लिया हुआ है रशिया से और उसको डिप्लॉय किया गया था। अब S-300 जिसकी जो रेंज है करीबन 300 किलोमीटर की, और इसके इंटरसेप्ट लगातार भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिले हैं, और ये भी बताया गया है कि ये एयरफील्ड के आसपास रखे गए हैं। तो दिनेश, इसका मकसद दो है कि भारत अगर कोई जवाबी कार्रवाई करता है, कोई कार्रवाई करता है अपने एयर सर्विलेंस को लेकर या फिर अपनी एयर पावर को लेकर, तो उसके बारे में चीन को पहले से पता लग सके, और अगर ये कार्रवाई की जाती है तो भारत की डोमिनेंस को किस तरीके से चीन जवाब देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स पे जाते हैं और उस पर इंफॉर्मेशन देंगे सुमित। यहां पर आपको दिखाई दे रहा था फाल्कन, और वहां पर आपको दिखाई दे रहा था S-300। यहां पर भारत और चीन के बीच में जो जारी तनाव है, उसमें सिक्किम अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की क्या चाल है, ये बताएंगे सुमित। देखिए, अब हम दूसरी जो हम इनपुट है वो है ज्ञानसे को लेकर। ये दरअसल चीन की तरफ से जनवरी में अपडेट आने शुरू हुए थे कि यहां पर पूरी की पूरी ब्रिगेड को लेकर चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ली है, और ये सिक्किम और अरुणाचल दोनों के लिए टेक्टिकल पोजीशंस पे करीबन 200 किलोमीटर के लगभग ये सिक्किम से है, और इतना ही करीब यहां से अरुणाचल के इंटीरियर तक। तो ये ब्रिगेड लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, 600 गाड़ियों के हैवी व्हीकल्स के स्ट्रक्चर्स को तैयार किया गया है, और ये डिप्लॉयमेंट ये चीन जनवरी से कर रहा था, और माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक ये पूरा कर लेगा। यानी चीन की मकसद, चीन के इरादे बहुत पहले से क्लियर थे, और ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि LAC के अलग अलग इलाकों में, सिक्किम अरुणाचल के आसपास के इलाकों में भी चीन अपनी मोबिलाइजेशन, अपनी डिप्लॉयमेंट बहुत तेजी से कर रहा है। दिनेश, सुमित, ये जो बात बता रहे हैं, अगर आप ये पूरी आड़ी में अभी तक बताए गए पॉइंट्स को एक सूत्र में पिरोएंगे, जिनजियांग में किस तरीके से साफ किया जा रहा है उइगरों को, हानों को बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से यहां से
आपसे बता रहे हैं कि वो जनवरी में यहां काम करना शुरू कर दिया गया था। असल में 2014 में जब शी जिनपिंग वहां कुर्सी में आए, उसके बाद से ही उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए वो तमाम काम शुरू कर दिए, जिसमें भारत के साथ सीमा पर तनाव भी शामिल है। इसको लेकर अब मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं और उसके बाद लूंगा आपके सवाल और उसमें हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर सिवाच साहब कि क्या इस बात को हमने वक्त रहते भांपा कि 2014 से ही उसने शुरू कर दिया था ये सब करना, और वक्त रहते हम क्या उसको प्रीएम्प्ट करते गए हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं दिनेश जी। हमें पता लग गया था कि जो चीन है वो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, उसका आपको मालूम होना चाहिए उसके जो ट्रुप्स हैं वो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉयड नहीं, वो गैरिजन में डिप्लॉयड है। मगर वहां से उनको आने के लिए सुविधा है, जो उन्होंने रोड और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बना रखा है। अब उन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया रहने के लिए भी। तो ये जो जावेद गफ्फारी साहब को मुस्तकिल मुस्कुराता हुआ मैं देख रहा हूं। गफ्फारी साहब, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे, मैं ये उम्मीद करता हूं। लेकिन चीन को जितनी मदाखलत की इजाजत आपने अपने मुल्क में दे दी है, मुझे डर है कि ये बहुत दिनों तक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रह नहीं पाएगी। मैं दुआ करता हूं रहे, लेकिन चीन को अपना आपने पूरा दामन दे दिया है। ये ब्रेकिंग खबर सुनिए और उसके बाद हम चलेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। नेपाल ने भी चीन को हद में रहने के लिए कहा है। चीनी डिप्लोमेट्स नेपाली नेताओं से अब डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे। चीनी एम्बेसडर की हरकत से देश में नाराजगी बढ़ी है और नेपाली राष्ट्रपति या नेताओं से नहीं मिलेंगे अब चीनी राजदूत। आप जानते हैं कि वहां चीनी राजदूत एक महिला हैं जिन्होंने अपने हुस्न के जाल में फंसकर वहां के नेताओं से वो कराना चाहा जो चीन चाह रहा था, लेकिन इस बात को नेपाल तो भांप गया है। पाकिस्तान का क्या होगा? अब लेते हैं सवाल नंबर 1। हमारे पहले दर्शक ये हैं लकी। एक सवाल यह है कि जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर चाइना का कब्जा होगा, क्या तब मोदी जी पीओके को भारत में शामिल करेंगे? पहले पीओके का ही हिसाब क्यों ना किया जाए ताकि टेररिज्म से भी पीछा छूटे? RSN सिंह साहब, सुझाव तो बुरा नहीं है। क्या एक बार सवाल दोहराएंगे? पीओके को जल्दी ले लिया जाए। हाँ, जब पीओके हमारा है बिल्कुल, और इस बात का मुझे इत्मीनान है कि अभी जो वर्तमान जो हमारे यहाँ जो डिस्पेंसेशन है वो इस बात को जानती है, और हमने इसीलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमने बिल्कुल गैर कानूनी हमने कहा है। लेकिन आपके दर्शक से हम यही हम कहेंगे कि देखिए, धैर्य रखिए। एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया RSN सिंह साहब आपने। जावेद गफ्फारी, इस पर भी मुस्कुराइए मत। आप जानते हैं कि रातों रात चीजें होती हैं इधर। नहीं, धैर्य रखिए। बालाकोट भी किसी ने उम्मीद नहीं की, 370 बालाकोट भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। अगला सवाल लेना पड़ेगा, समय की कमी है। अगला सवाल यहाँ पर मेजर जनरल राजन कोचर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमसे ये सवाल कह रहे हैं। पावर बिगेट्स रिस्पेक्ट व्हेन अ कंट्री ट्राइज टू impine on your sovereignty, it has to be given a rap on its knuckles. That is the only language that works. ये बहुत अहम बात है सिवाच साहब। अब ये वक्त आ गया है, अब हम देखेंगे क्या ये होते हुए भी? बिल्कुल होते हुए ये तो देख रहे हैं हम सामने, ईंट का जवाब पत्थर से। जिस प्रकार से अगर चीन ने डिप्लॉयमेंट कर ली है, हमने मिरर डिप्लॉयमेंट कर ली है, हमने उससे ज्यादा कार्रवाई की है। हमारी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है, हमारी नेवी इंडियन ओशन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भारत की जो आर्मी है उसने भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी तरीके डेवलप किया है, और चीन को ये बता दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शिवाज साहब कह रहे हैं वो जो मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा है, और अगर आर्मी वेटरन्स की तरफ से ये बातें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये क्या इशारा है। और इधर अगला सवाल मैं लूंगा। अगला सवाल हमारे दर्शक जल्दी से लाइए प्लीज। रवि गुप्ता कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे गए, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, सभी देशों की आर्थिक स्थिति नेगेटिव हो रही है। ये मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। अब चीन पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक रहा है, तो क्या चीन को एक जिम्मेदार देश माना जा सकता है? सज्जनहार साहब, चीन को क्या स्टेट का, एक देश का दर्जा मिला रहना चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशंस में फिर किस काम का चार्टर है अगर वो चार्टर एक विलेन को उससे अलहदा ना कर पाए? नहीं, बिल्कुल इसको तो इंटरनेशनली कोई रिस्पॉन्सिबल प्लेयर नहीं कहेगा, ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल प्लेयर नहीं कहेगा। तो इसीलिए आपने देखा है पूरी दुनिया में सभी देश चीन के विरुद्ध हो गए हैं, और अब तो D10 जिसे कहा जाता है 10 डेमोक्रेसीज, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया वगैरह सभी, फ्रांस, जर्मनी, सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे।
क्योंकि उसने वैसे भी न केवल भारत के विरुद्ध परंतु साउथ चाइना सी में भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग शुरू कर दी है। तो मेरे विचार से चीन के विरुद्ध जो एक्शन है वो बिल्कुल करीब है, एक्शन होने वाला है अगले कुछ सप्ताह में, कभी भी महीने। एक्शन हो सकता है, एक छोटी सी चिंगारी और एक बड़ा एक्शन। और ये ठीक है कि इंतहा कर दी है जुल्म की चीन ने। अब मवाद निकलने का वक्त आया है, अब घाव के ठीक होने का वक्त है। अंधेरा अगर गहरा गया है तो अब सूरज निकलेगा, इस बात की मुनादी हो रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।